तो लास्ट क्लास हम लोगों ने टेम्परेचर स्केल के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया था और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू टॉपिक इन दिस चैप्टर, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ओके, ठीक दिख रहा है इसमें कृष्णा भाई? थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब है ना फैलाव। ठीक है, फैलना। थर्मल बोले तो टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी की टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। तो एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन क्या है सर? एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। ओके, अब सोचो, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, इन सभी का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होंगे? एक्सपेंड होंगे। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होते हैं? एक्सपेंड होते हैं। ओके, और सॉलिड की चर्चा कर लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे सर जरूरी नहीं कि सॉलिड कंडक्टिंग हो, है ना, या सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू एक्सपेंशन हो सकता है ना, लिक्विड, गैस, जरूरी नहीं कि कंडक्टिंग ही हो तभी एक्सपेंशन। ठीक है, ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। चलो ना, अब सॉलिड पे चर्चा करें। भाई साहब, अगर किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, एक सॉलिड ले लेते हैं। ठीक है, एक सॉलिड बार लेते हैं। ठीक है, एक सॉलिड मान सॉलिड, और सॉलिड एटम से मिलकर बना। ठीक है, अब सॉलिड में खूब सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे। अब जैसे ही तुम और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्या कर रहे होंगे? ये जो एटम है, सॉलिड में जो एटम है वो क्या कर रहे होंगे? रूम टेम्परेचर पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? वाइब्रेट कर रहे होंगे। जैसे ही तुम इस सॉलिड बार का टेम्परेचर राइज करोगे, जैसे ही तुम इस सॉलिड बार का टेम्परेचर राइज करोगे तो जो एटम है उसका वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, वो टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉलिड में जो एटम्स हैं उसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर उसका बढ़ा, बोले तो थर्मल एनर्जी उसकी बढ़ी। थर्मल एनर्जी पाने के बाद एटम का जो वाइब्रेशन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, एटम का वाइब्रेशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, या अगर मैं बोलूं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, और बहुत तेजी से, है ना, बहुत एम्पलीट्यूड बढ़ा, बोले तो एटम और एटम के बीच में जो दूरियां थी वो बढ़ गई क्या? ठीक है, सॉलिड के अंदर जो एटम है वो लगातार वाइब्रेट करते, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो थर्मल एनर्जी पाकर वो एक्साइट होंगे एटम। ठीक है, एक्साइट होने के बाद इनका जो थर्म वाइब्रेशन ऑफ एम्पलीट्यूड है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड था वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। ठीक है, जब ये इंक्रीज होगा तो एवरेज सेपरेशन बिटवीन द एटम ही क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जो हमें क्या बताता है भाई था? मटेरियल एक्सपैंड हो गया। समझ में बात? फिर से सुनो, थर्मल एक्सपेंशन क्या है? एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। एक सॉलिड पार्ट लिया, ठीक है, सॉलिड में खूब सारे छोटे छोटे एटम्स होंगे, उन छोटे छोटे एटम्स के पास अभी रूम टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ तो काइनेटिक एनर्जी रही होगी। ठीक है, ओके, तो वो टेम्परेचर पाने के बाद जब टेम्परेचर हमने बढ़ाया तो इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ी। थर्मल एनर्जी बढ़ी तो आ जाओ, थर्मल एनर्जी बढ़ी तो इनका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन भी बढ़ा। अब एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा तो बोले एटम और एटम के बीच की जो दूरी थी वो भी बढ़ गई। तो हमें क्या लगता है कि यार मटेरियल एक्सपैंड हो गया। ठीक है,
अब इसको अच्छे से समझने के लिए एटॉमिक थ्योरी होती है उसके थ्रू समझते हैं, ठीक है। अगर एटॉमिक थ्योरी के थ्रू समझेंगे, एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस अगर मैं डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं एटम के लिए, ठीक, मान लो डिस्टेंस है और ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये दूरी डिस्टेंस और ये जूल में। पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो इनका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ओके। अब मान लो एक एटम यहाँ पे था, मान लो फर्स्ट एटम, यहाँ पे लिखो फर्स्ट एटम, है ना। अब जो सेकेंड एटम मान लो एट टेम्परेचर T1, फॉर एग्जांपल मान लो एट टेम्परेचर T1, वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। मान लो एट टेम्परेचर T1 ये जो दूसरा एटम है, ठीक है, सेकेंड एटम, ठीक है, सेकेंड एटम, ठीक है। टाइम से आया करो आप लोग, ठीक है, डेली का हो गया आप लोगों का। मान लो फर्स्ट एटम ये है और दूसरा एटम ये, फर्स्ट एटम को हमने यहाँ पे रखा, ठीक है, मान ओरिजिन पे। फर्स्ट एटम से हम दूसरे एटम की दूरी नापने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा एटम मान लो सर रूम टेम्परेचर T1 था, उस पे ये वाइब्रेट कर, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम तक की दूरी को, ठीक है। जैसे मान लो कोई पार्टिकल या जैसे मान लो कोई स्प्रिंग है या कोई पेंडुलम बॉब है, ठीक है। मान लो पेंडुलम बॉब है, घड़ी में देखा वो पेंडुलम होता है, पेंडुलम क्लॉक, ठीक है। वो मान लो ये v वेलोसिटी हमने दिया तो यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा, ऐसे टू एंड फ्रो क्या करता रहता है, ये वाइब्रेट करता रहता है, ठीक है। बोले तो ऑसिलेट, वाइब्रेट बोले तो ऑसिलेट करता रहता है, ठीक है। तो इस दूरी इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन क्यों बोलते हैं सर, यहाँ पे नेट फोर्स पार्टिकल पे जीरो होता है, ओके। रीस्टोरिंग फोर्स और इस पोजीशन में सर मीन पोजीशन किसको बोलते हैं, जहां पे नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल जीरो, उसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। सोचो ये पार्टिकल यहाँ तक गया, वापस भी तो आता था, इसके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी है, वापस आ रहा है तो बोले स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। यहाँ से आप पेंडुलम को या बॉब को थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे, वापस यही आएगा, वापस यही आएगा, ठीक है। ऑसिलेशन के लिए तीन कंडीशन में पढ़ाऊंगा, मीन होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए और स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ओके। ये तीन बातें हैं तो पार्टिकल क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, समझ में आई। मीन से लेके ये देखो इसके दूर नहीं जा, इससे ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा दूर नहीं जा रहा है, ठीक है। मीन से एक्सट्रीम इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव एक्सट्रीम, मीन से लेकर एक्सट्रीम तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। समझ में आई बात। मीन पोजीशन से पार्टिकल अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। आ जाओ, तो सोचो एटम यहाँ पे था, T1 टेम्परेचर पर एटम टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव स्ट्रीम में फिर मिलता है, फिर नेगेटिव स्ट्रीम में, ठीक है। तो आपने टेम्परेचर राइज किया, अब आपने सर जब टेम्परेचर राइज किया T2 टेम्परेचर पे, तो पार्टिकल मान लो यहाँ पे वाइब्रेट कर, ठीक है, ओके। इन दो पॉइंट्स के बीच में क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। अगर मैं मीन बोलूं तो मीन यहाँ कहीं पे हुआ क्या, ठीक है। अब मान लो मैंने टेम्परेचर और राइज किया, T3 टेम्परेचर कर दिया, तो मान लो पार्टिकल जो सेकेंड एटम था वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, ओके। तो क्या देखो मीन पोजीशन बदलता जा रहा है क्या, तो जो एवरेज दूरी है एटम की, एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड एटम फ्रॉम द फर्स्ट एटम, वो चेंज होता जा रहा है क्या, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर मैं बोलूं, मान लो जो दोनों ही एटम के बीच में दूरी थी टेम्परेचर T1 R1 थी, ठीक है। फिर आपने टेम्परेचर राइज किया, मीन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया क्या, मीन थोड़ा सा शिफ्ट हो गया क्या, ठीक है। बातें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब दो एटम के बीच की एवरेज डिस्टेंस है वो R2 है, ठीक है। और टेम्परेचर आपने राइज किया,
अब आपने देखा सर एटम्स के बीच में पहला एटम कहां पे था सर, यहाँ पे। अब एटम के बीच में जो दूरी आई वो r3 आई। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। तो मीन देखो राइट साइड शिफ्ट होगा क्या, ओके। तो सर जो टेम्परेचर बढ़ा रहे तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एटम, फर्स्ट एटम और सेकंड एटम के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो मटेरियल एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। यही है जो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व क्या है, एसिमेट्री है, ओके। अगर सिमेट्रिक कर्व होता तो एक्सपेंशन नहीं होता, चाहे तुम कितना भी टेम्परेचर बढ़ा दो। ये जो कर्व एसिमेट्री, ड्यू टू एसिमेट्री ऑफ द पोटेंशियल कर्व एक्सपेंशन अपने को देखने को मिलता है। समझ में आई बात भाई साहब। अगर सिमेट्री होता, सोचो फॉर एग्जांपल अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस डिस्टेंस का कर्व बनाता, ठीक है, और मैंने बोला मान लो कर्व क्या है, सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कर्व सिमेट्रिक, उसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है। चलो कर्व क्या है, सिमेट्रिक। पहला आइटम यहाँ पे था, ठीक है। दूसरा आइटम सर वाइब्रेट कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, उसका मीन यहाँ पे, ठीक है। और टेम्परेचर राइज किया, मान लो टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पे राइज किया सर, ठीक है। अगेन सर ये इन दोनों पॉइंट के बीच में तो वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन इनका मीन पोजीशन शिफ्ट ही नहीं हो रहा है सर, ठीक है। फिर से आपने टेम्परेचर राइज किया T3, अगेन सर अब ये दोनों पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में वाइब्रेट कर रहा है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम तो बढ़ गया, लेकिन क्या मीन पोजीशन शिफ्ट हो रहा है क्या, क्या एवरेज दूरी बढ़ रही है क्या, नहीं। तीनों ही केस में सर दूरी एटम से सेम है, तो क्या एक्सपेंशन हो रहा है क्या, नहीं। सर यहाँ पे टेम्परेचर तो आप बढ़ाते जा रहे हैं सर, नो डाउट टेम्परेचर तो आप बढ़ाते चले गए, T1 is greater than T2 is greater than T3, sorry T3 is greater than T2 is greater than T1, ठीक है। आप टेम्परेचर बढ़ाते चलेंगे, T3 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स बढ़ तो रहा है, साथ ही साथ इसका जो मेन पोजीशन वो शिफ्ट होता चला गया, ठीक है। तो जो एवरेज डिस्टेंस है फर्स्ट एटम और सेकंड एटम के बीच की वो दूरी बढ़ती चली गई। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक थ्योरी, जो भी मैंने समझाया इसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक थ्योरी। समझ में आई बात। अब देखो मोटा मोटा मैंने क्या समझाने की कोशिश की है भाई साहब, थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है, जब टेम्परेचर तुम कम करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। जो मेटल की स्केल होती है, ठीक है, जो कपड़े की दुकान होती है वहां पे जो मेटल की स्केल रखते हैं, ठीक है, वो ठंडियों में छोटी हो जाती है और गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाती है, तो ठंडियों में उनको फायदा होता है ना, ओके। वो स्केल 1 ही मीटर का, लेकिन अब वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो 1 मीटर में आपको कम कपड़ा मिलेगा, ठीक है। बोलेंगे आप, बोले क्या मेरे को 1 मीटर लेंथ का मुझे क्लॉथ चाहिए, ठीक है। अब आप गए लेके आए, तो 1 मीटर में ही आपको ठंड में कम कपड़े मिलेंगे, लेकिन जब आप गर्मियों में जाओगे बिल्कुल गर्मी पड़, ठीक है, वही स्केल है, लेकिन अब वो फैल गया है ना, एक्सपेंड हो गया, अब 1 मीटर में उनको ज्यादा कपड़े देने पड़ेंगे, ठीक है। तो नई बात, तो सर हम गर्मियों में खरीदेंगे कपड़े, है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो समझ में आया यहाँ पे एक्सपेंशन क्यों हो रहा है। तो कोई पूछेगा रीजन ऑफ एक्सपेंशन क्या है, सोचो ना, आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ा, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ा, ठीक है, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम बढ़ा तो एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम भी तो बढ़ा सर। तो एवरेज सेपरेशन बातें नहीं बिल्कुल भी, एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम क्या हो गया, बढ़ गया। देखो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है सर, एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम, सॉरी R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1, एवरेज सेपरेशन बिटवीन एटम बढ़ गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। कोई पूछेगा थर्मल एक्सपेंशन का रीजन क्या है, बोला एसिमेट्री ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है, ड्यू टू द एसिमेट्री ऑफ कर्व, ओके। तो कोई पूछेगा रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन पूछे बताओ रीजन क्या है थर्मल, रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, तो आप क्या जवाब दोगे, एसिमेट्री ऑफ कर्व, एसिमेट्री ऑफ पोटेंशियल
एनर्जी कर्व, ठीक है। ये एसिमेट्रिक कर्व, क्या ये एक ही पॉइंट पे और सिमेट्रिकल क्या? नहीं, जैसा इस तरफ है वैसा उस तरफ नहीं है। ओके, तो ड्यू टू द एसिमेट्री ऑफ द कर्व ये ऐसा दिखाई देता है, सॉरी थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। तो रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? एसिमेट्री ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब हम थर्मल एक्सपेंशन तीन तरीके के पढ़ते हैं, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन कितने तरीके के पढ़ेंगे? तीन तरीके के, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लीनियर एक्सपेंशन, बातें मत करो आप लोग। लीनियर एक्सपेंशन, दूसरा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एरिया एक्सपेंशन, एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। थर्ड है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक। ये बात समझ में आई? हाँ, नहीं, नहीं समझ में आया? भाई साहब, कोई मटेरियल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो कोई कंडक्टिंग सॉलिड ले लो, ठीक है। एक मेटालिक रॉड लेके आओ, उसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होगा? वो सर वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, वो गर्म होगा तो जो एटम है, मतलब एटम का जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वो बढ़ेगा ना। और एम्पलीट्यूड मैंने अभी क्या बोला? मेन पोजीशन से एक्सट्रीम तक की दूरी। ये देखो डिस्टेंस स्पेस हो गया, मीटर में डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ गया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ा तो बोले तो फर्स्ट एटम और सेकेंड एटम के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस वो बढ़ गई ना, बढ़, इसी को तो हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन हुआ, ओके। और पूरा हमने आपको एटॉमिक थ्योरी समझा दिया। अब कोई बोलेगा रीजन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्या है? एसिमेट्री ऑफ द कर्व। ये मत बोल देना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन होता है, नहीं। अगर कर्व पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का कर्व क्या होता? सिमेट्रिक। तो कितना भी टेम्परेचर राइज करो, एटम का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता, लेकिन एवरेज दूरी उनके बीच की नहीं बढ़ती। ओके, बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, हाँ अंदर चलो। और एक्सपेंशन कितने तरीके के होते हैं? तीन तरीके के, लीनियर एक्सपेंशन, एरिया या सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट सोचो, ये अपने पास एक मेटालिक रॉड है, इसका इनिशियल लेंथ है मान लो एल आई, ठीक है। और एक टेम्परेचर T1 पे, टेम्परेचर कितने पे है? T1। और एक ऐसा रॉड है मेटालिक। अब आपने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है। बातें मत करो आप लोग, वैसे भी ये चैप्टर तुम लोगों के सर के ऊपर से आने वाला, ठीक है, क्योंकि हरकतें ऐसी दिख रही तुम लोगों की, इतने आसानी तरीके से नहीं समझाया जा सकता। और आई एम प्रीटी श्योर दैट दिस चैप्टर विल गो ओवर योर, ठीक है। नहीं आप कैच कर पाओगे, खत्म है मामला, दिख गया मेरे को। चलो, अब आपने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो भाई साहब क्या होगा? एक्सपेंशन। चलो देखो इधर समझ लो, अब इसका टेम्परेचर क्या होगा? T2। और क्लियरली यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ T2 की वैल्यू T1 से ज्यादा है, क्योंकि आपने टेम्परेचर को राइज किया है, ठीक है। अब इसकी लेंथ में जो बढ़ोतरी आई, ठीक है सर, मान लो यही तो है इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल। और ये पूरा जो है, अभी पूरा लेंथ इसका क्या है? एल फाइनल, ठीक है, फाइनल लेंथ ये है। अब एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने देखा, उस स्क्रीन खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, चलो एक्सपेरिमेंटली, समझ में नहीं आता एक बार में, 10 बार मना कर रहा हूं, बातें मत करो। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो इंक्रीज इन लेंथ है डेल्टा एल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ। इनिशियली आपने कितना बड़ा रॉड लिया था, उसकी लेंथ पे ही चेंज इन लेंथ, ये क्या है? चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, कितना एक्सपेंशन हुआ, ठीक है, चेंज इन लेंथ, यही तो एक्सपेंड हुआ। इनिशियली एल आई था,
आपने इसका टेम्परेचर राइज किया, फाइनल लेंथ होगा। तो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया कि जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ है। और एक चीज ऑब्जर्व किया, चेंज इन लेंथ वो कितना आपने टेम्परेचर राइज किया उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक है, पहला मानो पहला ऑब्जर्वेशन था। दूसरा ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये देखा कि आपने टेम्परेचर में कितना राइज किया, 10 डिग्री 20 डिग्री 100 डिग्री कितना राइज किया, तो उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया तो अपने को मिला सर डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी। ओके, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो एक कांस्टेंट आ, इसको हमने क्या बोला सर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ये रिलेशन आया सर, डेल्टा एल बराबर अल्फा इनिशियल लेंथ इनटू राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी। ओके, अब यहां पे जो अल्फा है वो क्या है सर, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अभी हम लोग पहला ही पढ़ रहे सर लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। और डेल्टा टी क्या है सर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अब थोड़ा इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जो डेल्टा एल है उसको क्या लिख सकते हैं सर, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एल। समझ में आई बात, सिंस चेंज इन लेंथ बराबर फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, तो यहां पे अगर मैं वैल्यू को पुट करूं तो क्या आएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ बराबर अल्फा एल आई डेल्टा टी। ठीक है, कितना टेम्परेचर में चेंज हुआ। अगर मैं लिखूं फाइनल लेंथ बराबर इनिशियल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ को इस तरफ लेके आओगे प्लस इनिशियल लेंथ हो जाएगा, ठीक है, प्लस अल्फा इनिशियल लेंथ इनटू डेल्टा टी। अब डेल्टा टी क्या है, राइज इन टेम्परेचर किया आपने T2 माइनस T1। अब इनिशियल लेंथ यहां भी है, इनिशियल लेंथ यहां भी है, तो फाइनल लेंथ क्या आ जाएगा, इनिशियल लेंथ ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अगर कोई पूछेगा फाइनल लेंथ कितना ये बताओ तो ये वाला रिलेशन लगा, ठीक है। अगर कोई पूछेगा चेंज इन लेंथ क्या है तो सर ये अल्फा एल आई डेल्टा टी। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, एल आई क्या है, इनिशियल लेंथ, एल एफ क्या है, फाइनल लेंथ आफ्टर राइजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो लिख लेना सर यहाँ पे ये भी लिख लेना, ठीक है, इनिशियल लेंथ एल आई क्या है सर, इनिशियल लेंथ, एल एफ क्या है, फाइनल लेंथ आफ्टर टेम्परेचर इज इंक्रीज, फाइनल लेंथ आफ्टर टेम्परेचर इज इंक्रीज। क्या है यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, अल्फा मटेरियल पे डिपेंड करता है, ठीक है, अल्फा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, फॉर ए सॉफ्ट मटेरियल अल्फा ज्यादा होता है जनरली, ठीक है। ओके, तो अल्फा के बारे में कुछ बातें लिखी, वैसे अल्फा भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा अगर डेप्थ में जाए तो, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा गया है फॉर ए वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए जो अल्फा होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखेंगे, फॉर ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर अल्फा क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है सर, ठीक है। पर अल्फा की जो और कुछ बातें बताओ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ठीक है, फॉर ए सॉफ्ट मटेरियल अल्फा इज मोर, है ना, सॉफ्ट मटेरियल के लिए, फॉर द सॉफ्ट मटेरियल, फॉर द सॉफ्ट मटेरियल अल्फा इज मोर, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो कॉपर होता है वो आयरन के रिस्पेक्ट में सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो जो कॉपर का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आयरन से
ज्यादा होता है, ठीक है। तो कॉपर का जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आयरन से ज्यादा होगा या स्टील से ज्यादा होगा। अब इसके यहाँ नीचे लिखने के बाद 3 पॉइंट लिख दिया आप लोगों ने। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ से अल्फा की जो यूनिट होती है, अल्फा की जो यूनिट है वो होती है सर 1 में डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अल्फा की जो यूनिट होती है 1 में डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। कैसे सर, कैसे जरा बताइए। देखो, चेंज इन लेंथ, अपने को इक्वेशन पता है चेंज इन लेंथ, तो इस तरह जो यूनिट आएगी क्या है, मीटर, ठीक है। अल्फा की यूनिट पता करनी है, फिर से इनिशियल लेंथ की यूनिट मीटर और चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। मीटर से मीटर कैंसर। तो अल्फा की जो यूनिट आ गई वो क्या आ गई सर, 1 डिग्री, इधर 1 बचा ना, तो समझ में आया कैसे लिखा मैंने। अल्फा की जो यूनिट है वो डिग्री सेंटीग्रेड आ गई, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जनरली क्या है सर, अभी जैसे देखो मेटल के बार को लेके जाओ, बाहर रख दो, ठीक है। नो डाउट सर, सनलाइट में उसका टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा, सनलाइट में तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज तो होगा, लेकिन वो इतना कम होता है कि तुम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है। वो आप ऑब्जर्व नहीं, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन होता है वो 10⁻⁻5 ऑर्डर का होता है। समझिए बात, जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर अल्फा की जो वैल्यू जनरली होती है वो 10⁻⁻5 पर डिग्री सेंटीग्रेड के ऑर्डर का होती है, ठीक है। तो सोचो जब अल्फा इतना छोटा है तो एक्सपेंशन बहुत कम होगा ना। तो जनरली जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻5, 0.00001। जब कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इतना कम है तो टेम्परेचर राइज करोगे तो जो एक्सपेंशन होगा वो भी तो कम होगा बहुत ज्यादा, और वो तुम ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ऑब्जर्व करना है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, 10,000 केल्विन कर दो, 10,000 डिग्री सेल्सियस कर दो, है ना। अब कोई मटेरियल ऐसा है जो 10,000 डिग्री तक टेम्परेचर सस्टेन, सर वो मेल्ट हो जाएगा, कुछ मटेरियल तो बिल्कुल ही मेल्ट हो जाएंगे, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड, ये सब मेल्ट होकर क्या हो जाएंगे, लिक्विड। तो एक्सपेंशन ही तो हुआ, सॉलिड से कहां गए, लिक्विड में। समझ आई बात। तो ये सारी बातें नोट डाउन करो फटाफट, ये 5 बातें इधर लिखो। फॉर ए शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर अल्फा कांस्टेंट, अल्फा डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, फॉर द सॉफ्ट मटेरियल अल्फा इज मोर। कॉपर के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है वो आयरन से ज्यादा होता है। जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है उसकी यूनिट क्या होती है, 1/में डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा जो होता है वो 10⁻⁻5 के ऑर्डर का होता है, ठीक है। समझ में आई बात। ये सब बातें तुमको याद होनी चाहिए, नोट करके लिखेंगे एक, है ना। थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक ए फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, ठीक है। थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक ए फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। Thermal expansion is like the photographic enlargement. Photographic enlargement, ठीक है। जो थर्मल एक्सपेंशन होता है वो फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट की तरह होता है, ठीक है। समझ में बात। अब जैसे मान लो सर ये लिख क्या क्या लिख दिया सर, कुछ तो है सर, समझाइए क्या लिखा आपने, ठीक है। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट। अब जैसे मान लो कोई मटेरियल, ठीक है, और यहाँ उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, कोई मटेरियल है उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जिस रेशियो, जो लेंथ, विड्थ और हाइट और थिकनेस जो भी है सभी सेम रेशियो में बढ़ेंगे। समझ में आई बात। कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो एक पर्सन है, उसकी आपने जैसे फोटो स्टूडियो के बाहर देखो ना, एक पर्सन की फोटो खींचते हैं, उसकी A4 साइज फोटो बना देते हैं, ठीक है। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ बना, ठीक है। बैनर बिल्कुल बड़ा सा बना, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर इनलार्जमेंट कर रहे हैं तो उसका सिर्फ चेहरा बड़ा हो गया सर, बाकी बॉडी पूरी ऐसी की ऐसी है, ठीक है। अब सोचो इनलार्जमेंट कर रहे हैं एक पर्सन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट मान लो। अभी ये ऐसे दिख रहा है, ठीक है। मैंने बोला नहीं, मुझे एक बैनर लगाना है बिल्कुल बड़ा सा फोटो का, ठीक है। अब उसमें इलार्जमेंट करते तो आप देखो ना, जिस रेशियो में
जो जिस रेशियो में भी बॉडी है उसी रेशियो में इनलार्जमेंट होता है। ओके, मतलब अगर इनलार्जमेंट हुआ तो हाथ, पांव, आंख, कान, नाक सब बिल्कुल सेम रेशियो में तो इंक्रीज होता है। ऐसा तो है नहीं सर एक आंख बड़ी हो गई, ठीक है, और हाथ बिल्कुल पतलू सा रह गया इधर, ठीक है। अब इनलार्जमेंट करेंगे ऐसा तो नहीं करेंगे ना सर कि पूरी बॉडी ऐसे ही दिख रही सर, हेड इतना बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होगा ना। फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट आप लोगों ने देखा हो, जैसे पोस्ट कार्ड हो गया है ना, और पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, या A4 साइज फोटो, जैसा बनाना चाह रहे हो, ठीक है, A3 साइज, A1 साइज, A2 साइज, ठीक है, बैनर के साइज का, ठीक है। तो उसमें जो पर्सन है, अगर आप इनलार्जमेंट कर रहे हो हाथ की उंगलियां, है ना, कान, आंख, नाक, मुंह, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि सर ये सब बढ़ा दिया गर्दन इतनी की इतनी रह गई, ठीक है। हर एक बॉडी का पार्ट सेम रेशियो में इंक्रीज होता है, समझ में आई बात। अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो सिमिलरली मेटल के साथ भी ऐसा होता है। मेटल की जो भी डायमेंशन जिस रेशियो में थी उसी रेशियो में एक्सपेंशन के बाद भी होती है, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो जैसे मोदी जी हो गए, ठीक है, इनका बैनर पोस्टर लगाना है, ठीक है, मोदी जी की फोटो है छोटी सी, तुम्हारी कॉपियों के मान लो कवर पेज पे है। अब वही मोदी जी की फोटो अगर मुझे बाहर लगाना है किसी बिल्डिंग के पास, ठीक है, तो देखो, तो मोदी जी की जो सर है, पांव है, आंख है, हाथ है, वो सेम रेशियो में इंक्रीज होता है क्या उसमें, समझ में आई बात, ठीक है, ओके। या मान लो आप लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है, आप लोग सिलेक्ट हो गए और आप लोग की फोटो लगी है मेडिकल सर्टी के बाहर, ठीक है। अब देखो हेड तो आपका इतना बड़ा है, ठीक है, लेकिन तलहा और मुस्तकिम खड़े हो जाओ दोनों, मुस्तकिम और तलहा दोनों खड़े हो जाओ, और ये आवाजें कौन निकाल रहा है, खड़े हो जाओ दोनों, बोला ना खड़े होने के लिए, ये आवाज कौन निकाल रहा था, हाँ, मुक्तदिर कहीं तुम तो नहीं हो, हाँ, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम लोग, कुछ नहीं कर रहे हो फिर तुमको क्यों परेशान किया जा रहा है, हाँ, अरे तुम्हें तो एसी पे ही तुम्हारा ध्यान है, हाँ? तुम्हारा ध्यान तुम जब से पढ़ रहे एसी पे ही लगा हुआ है, एक एसी तुम घर पे लेके चले जाओ मुस्ताक सर से बात करके, ठीक है, एसी के साथ ही रहो तुम, तो क्या दिक्कत है तुम लोगों को, हाँ? ओके, चलो फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, चलो बेट, थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक द फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट समझा है, ठीक है। जूम करते हो तो जैसे तुमने फेस को जूम किया, ठीक है, तो आंख, कान, नाक सारे ही सेम रेशियो में एक्सपेंड होते थे जिस रेशियो में पहले थे, वो रेशियो मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इस वर्ड को याद रखना है, थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक द फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, ओके। बात सुन रही, ओके। अब जैसे मान लो आप लोगों ने वो मैप लेके जाते थे ना आप लोग, छोटी क्लासों में 7th 8th पढ़ते थे, मैप लेके जाते थे इंडिया का, महाराष्ट्र का, ऐसे, ठीक है। तो जो इंडिया का मैप है उसमें अगर उस मैप में लैंड एरिया महाराष्ट्र का सबसे बड़ा है, अगर तुम उसको जूम करोगे तो महाराष्ट्र तब भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सारे महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान, हरियाणा जितने भी हैं, ठीक है, स्टेट्स, ओके, कर्नाटक, ये जो जितने भी साउथ केरला, ये सब जितने भी हो गए सब सेम रेशियो में एक्सपेंड हो गए क्या, जो स्टेट पहले बड़ा था वही स्टेट बाद में ही बड़ा हुआ क्या, समझ आ रही बात, ओके। तो थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक द फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, ओके। ये याद रखना। फॉर एग्जांपल अब कुछ केसेस पढ़ लेते हैं, ठीक, मान लो फर्स्ट केस नंबर 1, मान लो ये एक शीट है, मान लो ये एक शीट है और शीट में हमने एक होल कर दिया, ठीक है, ऐसे ये होल, अब तुमने क्या क्या टेम्परेचर राइज किया, मान लो इसकी लेंथ थी एल और इसकी, सॉरी, इसकी विड्थ है बी और इसकी लेंथ है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो, हाँ। अब जैसे ही आपने इसका टेम्परेचर राइज किया तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ओके, ठीक। तो आपको क्लियरली दिख रहा है सर, अब विड्थ भी बड़ी हो गई, लेंथ भी बड़ी हो गई सर, और रेडियस भी बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीजिंग टेम्परेचर
ये जो बॉडी था बी डैश एल डैश पर आर डैश सेम रेशियो में सभी एक्सपैंड हुए होंगे। ये फर्स्ट केस हो गया। ठीक, सेकंड केस देख लेते हैं। चलो मानो ये बॉडी कुछ इस तरीके से दिख रही है। अभी इनके बीच में जो गैप है, अभी इनके बीच में जो गैप है मान लो ये, ठीक है, तो आपने क्या किया, टेम्परेचर राइज किया, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो इनके बीच की जो दूरी है वो कम होगी या बढ़ेगी? हाँ, दूरी बढ़ जाएगी ना, समझा? इनके बीच का जो गैप है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हो रहा है, सारे ही पार्ट सेम रेशियो में इंक्रीज होंगे। समझ में बात? ओके, अगर मान लो तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो बिल्कुल फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट हुआ तो इनके बीच का जो गैप था वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ये पूरी बॉडी एक्सपेंड हुई ना, तो सेम रेशियो में गैप भी इंक्रीज होगा। ओके, चलो मान लो नेक्स्ट लेते केस नंबर 3, केस नंबर 3 मान लो एक ट्रायंगल में, ठीक है, ये मेटालिक रॉड है, सभी की लेंथ क्या L1 L2 L3, ठीक है, क्या हुआ L1 L2 L3, ठीक है, अब इनके बीच का एंगल जो भी है मान लो थीटा, मान लो 3 रॉड है और आपने टेम्परेचर राइज किया, तो जो इनके बीच में थीटा है, मान लो ये थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3, जो भी एंगल है इनके बीच में थीटा वो कांस्टेंट रहेगा। क्यों, बताता हूं। ठीक है, देखो टेम्परेचर को आपने राइज किया, आपने टेम्परेचर को राइज किया, नो डाउट सर टेम्परेचर तो राइज होगा, L1 भी बढ़ेगा, L2 भी बढ़ेगा, L3 बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन जो इनके बीच का एंगल है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सर अगर एंगल ही चेंज हो गया तो शेप चेंज हो गया। समझ आई बात? एंगल चेंज होने का मतलब शेप चेंज, शेप तो चेंज नहीं होता। ऐसा तो है नहीं कि आपने फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट किया, ठीक है, आप जैसे पहले दिखते थे मान लो, ठीक है, पहले ओके, पहले आपकी जो भी फोटो, ठीक है, मान लो अब आपने जूम किया, ऐसा तो है नहीं कि सलमान खान अक्षय कुमार की तरह दिखने लगे, ठीक है, ओके, या कैटरीना कैफ की तरह दिखने लग गए, ओके, पहले जैसे दिखते थे बाद में भी वैसे दिखोगे ना, शेप साइज ऐसा नहीं ना, मोदी जी को एक्सपेंड किया, मोदी जी का बैनर लगाना था, लग गया तो पता चला रहे तो जेपी नड्डा जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना, शेप साइज चेंज नहीं होता, इसलिए थीटा क्या कांस्टेंट। नो डाउट सर एक्सपेंशन तो हुआ, एक्सपेंशन तो हुआ, L1 डैश, ठीक है, L1 इंक्रीज हुआ, ठीक है, अगर मान लो हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो L1 भी बढ़ेगा, L2 भी बढ़ेगा और L3 भी बढ़ेगा, लेकिन थीटा क्या होने वाला है, कांस्टेंट, एंगल चेंज नहीं होगा सर, एंगल कांस्टेंट है, एंगल कांस्टेंट है सर। मान लो ये L1 डैश हो गया, ये L2 डैश हो गया, बल्कि ये L3 डैश हो गया, लेकिन इनके बीच का जो एंगल था वो अभी भी सेम है। क्यों सर, एंगल में बदलाव क्यों नहीं भाई, एंगल बदल दोगे तो शेप ही चेंज हो गया ना, ओके, दैट्स व्हाई एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, तो थीटा कांस्टेंट रहता है, ओके, चलो नोट डाउन करेगा, थीटा कांस्टेंट क्यों रहता है, तो बोलोगे ना शेप डज नॉट चेंजेस, जैसा पहले ट्रायंगल दिख रहा था, पहले मान लो अगर आइसोसेलेस या स्केलिन ट्रायंगल दिख रहा है तो बाद में भी स्केलिन ट्रायंगल ही दिखेगा, ऐसा कि नहीं कि बाद में ये इक्विलेटरल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, शेप में चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, लेंथ एक्सपेंड हो रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं। तो देखिए इधर क्या लिखा हुआ, A rectangular plate has a circular cavity as shown in the figure, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट था, उसके अंदर एक कैविटी है, होल है, ठीक है, एक टुकड़ा कट करके निकाल दिया, ये क्या है, कैविटी। इफ वी इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, अगर हम इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, अगर हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर राइज करेंगे, ठीक है, सोचो अगर हम इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ये जो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका टेम्परेचर अगर हमने इंक्रीज किया तो
तो बताओ सारे ही डायमेंशन सेम रेशियो में इंक्रीज होंगे, ठीक है, जैसे पहले थे वैसे बाद में दिखेगा, ठीक है। तो सी भी इंक्रीज होगा सर, डी भी, ये जो दूरी है ये भी इंक्रीज होगी सर, ओके। ए भी इंक्रीज होगा और बी भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यही जो प्लेट है कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यही जो प्लेट है इंक्रीज होने के बाद कुछ ऐसे दिखाई देगा, सेम रेशियो में इंक्रीज हुआ है। तो इनके बीच की जो दूरियां हैं, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, नया आएगा सी डैश, ठीक है। अब इसके और इसके बीच की जो दूरी है मान लो ये भी इंक्रीज हो जाएगा सर, डी डैश। अब ये जो साइड है ये भी एक नई डायमेंशन आ जाएगी, बी डैश, ठीक। और ये जो साइड है ये कितना आ जाएगा, ए डैश। समझ में आई बात? सारे ही डायमेंशन इंक्रीज होंगे, जैसा पहले दिख रहा था वैसा ही बाद में दिखेगा, समझ में? नेक्स्ट, अभी इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया, ठीक है। ए स्मॉल रिंग हैविंग स्मॉल गैप, एक स्मॉल रिंग है जिसमें क्या है, स्मॉल गैप है, ये क्या गैप, ओके। shown in figure on heating what will happen to the size of the gap, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो गैप की साइज के साथ क्या होगा, वो भी इंक्रीज करेगा, समझ में आई बात? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैप का साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, सपोज देयर इज ए होल इन ए कॉपर प्लेट, ऑन हीटिंग द प्लेट डायमीटर ऑफ होल वुड ऑलवेज इंक्रीज, समझ में आई बात? मान लो अपने पास एक कॉपर प्लेट है, ठीक है, चलो मान लो अपने पास एक कॉपर प्लेट है, अब इस कॉपर प्लेट में एक होल है मान, और इस कॉपर प्लेट का कुछ डायमीटर ना हो, मान लो डायमीटर इसका है डी, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका, इस कॉपर प्लेट का आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो डायमीटर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखो, द फिगर बिलो शोज 4 आइसोट्रोपिक सॉलिड्स, मैंने क्या बताया था, 3 तरीके के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, 3 या 2, दो, आइसोट्रोपिक एंड एनिसोट्रोपिक, ठीक है। आइसोट्रोपिक मटेरियल्स किसको बोलते हैं, ऐसा मटेरियल जिसकी प्रॉपर्टी एवरी डायरेक्शन में सेम हो, एनिसोट्रोपिक हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला सर, द फिगर बिलो शोज 4 आइसोट्रोपिक सॉलिड्स having positive coefficient of thermal expansion, अल्फा पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब सर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एक्सपेंशन होगा, ठीक है, और टेम्परेचर कम करोगे तो कंट्रैक्शन होगा, समझ में बात? चल, a student predicts that on heating the solid following things can happen, mark true or false for comments made by the student, ठीक है। चल, अब जैसे मान लो कि एंगल दिया हो, ठीक है, ये दो रॉड है, दोनों रॉड कुछ इस शेप में दिए गए, मैंने क्या बोला, इनलार्जमेंट करोगे तो शेप में चेंज नहीं होगा, तो क्या बोला, द एंगल अल्फा इन फिगर 1 विल नॉट चेंज, बिल्कुल सही बात है, ये सही है सर, दिस इज ट्रू, ये ट्रू है, ओके। क्योंकि सर शेप चेंज नहीं होगा, लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन अल्फा एंगल रिमेन्स कांस्टेंट, द लेंथ ऑफ लाइन इन फिगर 2 विल डिक्रीज, नहीं, ये गलत है, ठीक है। द रेडियस ऑफ इनर होल विल डिक्रीज, गलत है भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगा, द डिस्टेंस ए बी विल इंक्रीज, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो क्या आंसर इसका,
सर TFFT फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में बात? नेक्स्ट, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ of 1 meter iron rod if its temperature changes by 100 degree Celsius? Percentage change in length, percentage change in length पूछा है, समझ में आई बात? तो सही करो। क्या पूछा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। मान लो एक रॉड है अपने पास, वो इनिशियली कुछ इस लेंथ का दिया हो, ठीक, चलो मान लिया, तो अपने पास एक रॉड है, ठीक है, ये उसका इनिशियल लेंथ था, मान लो Li, ओके, ये इसका इनिशियल लेंथ है Li। अब आपने मान लो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज कर दिया, ओके, जब आपने टेम्परेचर को राइज किया तो कुछ ऐसा दिखेगा क्या? टेम्परेचर आपने बढ़ाया, और कितना बढ़ाया सर? वो चेंजिंग टेम्परेचर आपने को दिया 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये कुछ इतना आपने टेम्परेचर राइज कर दिया। अब इसकी जो लेंथ आई मान लो Lf, फाइनल लेंथ, मान लो ये इनिशियली T1 टेम्परेचर पे था और ये अब T2 टेम्परेचर पे, और T2 इज ग्रेटर देन T1, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक कॉपर आयरन रॉड, ओके, तो क्या बोला? चेंज इन लेंथ ऑफ 1 मीटर, डेल्टा एल क्या दिया वहां पे? 1 मीटर, ठीक है, देखो डेल्टा एल अपने को दिया है, बोले तो क्या दिया? एल फाइनल माइनस एन इनिशियल, क्या दिया हुआ है? 1 मीटर, और चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी भी अपने को पता है कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके, डेल्टा टी क्या लिखोगे आप लोग? T2 माइनस T1, और ये क्या दिया आपने को? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्फा देखो मैंने क्या बोला था? 10 टू द पावर -5 ऑर्डर का होता है, अब 2 * 1.2 1.5 की मल्टीप्लिकेशन मैंने नहीं बताया, ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू बदलती रहती है अलग अलग मटेरियल्स के लिए। अल्फा अपने को दिया है 2 * 10 टू द पावर -5 पर डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। अपने से क्या पूछा? परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब बताओ तुम लोग परसेंटेज चेंज इन लेंथ कैसे लिखते थे? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में इनिशियल इनटू 100, दिस इज द वैल्यू, ओके। ये अपने से पूछा है, और तुमको रिलेशन पता है सर, डेल्टा एल बराबर इनिशियल लेंथ इनटू अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा, ये पढ़ते हुए चल जाओ, ठीक है। डेल्टा एल अपॉन में एल इनिशियल क्या आएगा? अल्फा डेल्टा टी। अब डेल्टा एल अपॉन में एल इनिशियल को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कुछ क्या बन गया? ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ, इधर 100 से मल्टीप्लाई किया तो राइट हैंड साइड भी अपने को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझा? तो दिस इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। अब बस मुझे को सिंपलीफाई करना है, ओके, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड को सब सिंपलीफाई कर देता हूं, ठीक, या यहीं पे सिंपलीफाई कर, कोई बात। तो जो परसेंटेज यही है वो परसेंटेज चेंज इन लेंथ, समझा? तो परसेंटेज चेंज इन लेंथ बराबर अल्फा की वैल्यू बताओ जल्दी से, 2 * 10 टू द पावर -5 इनटू 100, डेल्टा टी क्या था? 100 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 100, एक और है अपने पास, तो क्या है सर ये? 2 * 10 टू द पावर -5 इनटू 10 टू द पावर 4, है ना? तो इसको और सिंपलीफाई करो, क्या है? 2 * 10 टू द पावर -1%, तो परसेंटेज चेंज कितना है सर? 2 * 10 टू द पावर -1 क्या? 0.2, समझा? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, तो जो परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज इन लेंथ वो क्या? 0.2, ठीक है, 0.2, ठीक आ रहा था। चलो अब इसके आगे मैं कल बताऊंगा, आज के लिए